हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है। तो सैम्पलिंग आपके रिसर्च का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप अपनी स्टडी के लिए पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्शन कर लोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे जेन जी के ऊपर स्टडी करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी जेन जी को अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लोगे, क्योंकि वो लैक्स में है। ठीक है। तो आप अकेले अकेले बंदे से जा करके अपना डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते हो। तो आप उस पॉपुलेशन में से कुछ मतलब सैंपल ले लेते हो। ठीक है, कुछ पार्ट ले लेते हैं हम, जिसको हम सैंपल बोलते हैं। तो selecting a sample number of individuals or items from a large population to represent the whole group, वही सैम्पलिंग होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में कुछ भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें से क्या करते हैं कि उसका मतलब टेस्ट देखने के लिए उसमें से हम कुछ पार्ट खा के देखते हैं कि नमक और मिर्च या जो भी हमें चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं है। तो हम वो उसके कुछ पार्ट से ये देखते हैं कि जो सारी जो बनी हुई चीज है, जो हमने चीज बनाई है, उसमें भी नमक वैसा ही है। ठीक है। तो जो चीज आपने खा के देखी वो होता है सैंपल। तो हमने जो रिजल्ट उस सैंपल से निकाले वही हमने एज्यूम किया कि वही रिजल्ट्स जो सारी चीज बनी हुई है उसमें भी वही रिजल्ट है। अगर सैंपल में नमक कम है तो इट्स ऑब्वियस कि जो सारा हमने बनाया उसमें भी नमक कम है। अगर सैंपल में नमक ठीक है, बराबर से है, तो बाकी जो सारी चीज है उसमें भी नमक ठीक है। ऐसे ही आपका रिसर्च में होता है। जब आप स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स लेते हो, इंडिविजुअल से हम डाटा कलेक्शन करते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं हम वही लेके चलते हैं कि यही रिजल्ट्स आगे जो हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसके ऊपर मतलब लग रहे हैं। ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिजल्ट्स पूरी पॉपुलेशन को। यही आपकी सैम्पलिंग होती है। अब सैम्पलिंग के कुछ दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्दर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ अपने टाइप्स हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी अपनी कुछ टाइप्स होती हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सबसे पहले क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक बंदे को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। Probability sampling is further divided into simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling और cluster sampling में है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांसेस मिलते हैं सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर रिसर्चर है तो उसने स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में मान लो 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो उसने 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो उसने उसके लिए मेथड यूज किया, जैसे लोटरी मेथड। ठीक है, उसने क्या किया, एक बाउल में स्लिप्स डाली और उसमें से 100 स्लिप्स डाली और उसमें से रैंडमली स्लिप्स उठा करके अपने डाटा कलेक्शन की। ये होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे हर एक nth इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना लिस्ट में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नंबर चूज करना है। ठीक है, अगर आप फिफ्थ नंबर चूज कर रहे हो तो पहले फिफ्थ, फिर 10th, 15th, 20th ऐसे करके आप चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 500 कस्टमर्स हैं। ठीक है, 500 कस्टमर्स में से आपको 50 कस्टमर्स चूज करने हैं अपनी डाटा कलेक्शन के लिए। तो आपने क्या किया, एवरी 10th कस्टमर को अपनी स्टडी में और लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। तो इससे आपके 50 कस्टमर्स आ जाएंगे, जो कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, इसी को हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक जेंडर, एज। फिर हम उस ग्रुप्स में से सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज में मान लो 60% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 40% मेल स्टूडेंट्स हैं, और आपको 100 स्टूडेंट्स अपनी डाटा कलेक्शन के लिए चाहिए। तो आपने क्या किया, 60 फीमेल स्टूडेंट्स ले ली, 40 मेल स्टूडेंट्स ले लिए। मतलब जितने ग्रुप हैं उन्हीं ग्रुप में से आपने पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज के बेसिस पे है, लाइक 18 to 20 है, 21 to 23 या 24 है, फिर 25 से 28 है, तो हर एक एज ग्रुप में से आपने पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना। वो होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग।
फिर आती है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे क्लस्टर्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल मतलब स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है, पंजाब के जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन पे रिसर्च करनी है, तो आप मतलब हर एक स्कूल को सिलेक्ट करने की बजाय आप रैंडमली 10 स्कूल्स को सिलेक्ट कर लोगे और उनमें से सर्वे करोगे, ठीक है। जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं उनमें से सर्वे करना, वो होता है आपके क्लस्टर सैम्पलिंग। डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स सच एज स्कूल्स और सिटीज एंड रैंडमली सिलेक्टिंग सम क्लस्टर्स, राइट। अब होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब हम ये नहीं होता है कि इसमें हर एक को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, ठीक है। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉट एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑन द रिसर्चर्स जजमेंट और कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करती है रिसर्चर के। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 टाइप्स की होती है: कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंट सैम्पलिंग में क्या होता है कि सपोज करो मुझे अपनी मतलब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने डाटा कलेक्शन कर ली। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है और जो जितने मेरी ही क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं मैंने उनसे ही डाटा कलेक्शन कर ली, तो वो होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई रिसर्चर्स और स्कॉलर्स ऐसे होते हैं, अगर उनसे एक्सटर्नल पूछते हैं कि वाई यू सिलेक्टेड पंजाब और वाई यू सिलेक्टेड ओनली हरियाणा, राइट, तो वो बोलते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग लगाई है हमने, हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम यहीं रहते हैं या कुछ भी उनका होता है, तो हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग लगाई है, तो हमें यहाँ से डाटा कलेक्शन करनी ज्यादा इजी है, राइट। सेकेंड है पर्पसिव सैम्पलिंग। अब पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली अवेलेबल, ठीक है, जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने रिसर्च की रही कि ऑनलाइन रिव्यूज के ऊपर जेंसी का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, बट आपने उसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया रख दिया कि मैं ऐसे रिस्पोंडेंट्स लूंगी जो पहले ऑनलाइन शॉपिंग करते हों और जो जिनका ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट हो और जो ऑनलाइन रिव्यूज रीड करते हो, तो आपका ये पर्पसिव सैम्पलिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपके पहले आप देखोगे कि आपके पार्टिसिपेंट्स ये चीजें हैं उनमें, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फिर आप उनसे डाटा कलेक्शन करते हो, ठीक है। ये होती है आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग। उसके बाद आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेफर करते हैं न्यू पार्टिसिपेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मान लो स्टडी करनी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे, ठीक है, मैंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट किया, उसने मुझे आगे 2 और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बता दिए, फिर मैंने उन दोनों को कांटेक्ट किया, उन्होंने आगे मुझे 5 और बता दिए, ठीक है। तो अब मैंने उनसे कांटेक्ट करके मुझे ऐसे ऐसे करके मतलब मैं सैम्पलिंग कर रही हूँ, तो वो होती है आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग, जब आपको आपके एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेफर करते हैं न्यू पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद आती है कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, सिलेक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर फ्रॉम ईच कैटेगरी। सपोज जैसे आपने क्या किया, आपने 100 कंज्यूमर्स के ऊपर रिसर्च कर लिया, तो आपने इक्वली डिवाइड कर लिया कि उसमें 50 मेल होंगे 50 फीमेल्स होंगी, तो आपने फिक्स्ड नंबर कर दिया कि ईच कैटेगरी में मैं इतने ही नंबर मतलब मेल्स के हैं, इतने ही नंबर फीमेल्स के हैं। ये आपकी कोटा सैम्पलिंग होती है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेनली डिफरेंस क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ये तब लगती है जब आपकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, ठीक है, और जब आपको एक्यूरेट और स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स चाहिए और जब आपकी जर्नलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज करते हो। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, जब आपके पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है और आपका बजट इतना हाई नहीं है और रिसर्च आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, तब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हो। तो कंक्लूजन यही है इसमें कि सैम्पलिंग टेक्निक आपकी रिसर्च के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमेशा जब भी आपको अपना कोई भी सैम्पलिंग मेथड चूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी सैम्पलिंग अपनी स्टडी में इंक्लूड करनी है, राइट, जो कि आपकी स्टडी की रिलायबिलिटी
और वैलिडिटी दोनों को इम्प्रूव करे। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स देखो, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाए हैं। फिर उसके बाद आप अपनी सैम्पलिंग देखोगे कि मुझे कौन सी सैम्पलिंग लगानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करनी चाहिए या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करनी चाहिए। क्योंकि मेनली जो एक्सटर्नल्स होते हैं ना, तो वो इन्हीं पे ही क्वेश्चनिंग पूछते हैं। ठीक है, अगर आपने रिस्पॉन्डेंट्स लिए हैं तो आपने वो रिस्पॉन्डेंट्स किससे सिलेक्ट किए हैं, आपने कौन सी सैम्पलिंग लगाई है। तो क्योंकि मतलब स्कॉलर्स कई ऐसे होते हैं जो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, कि कौन सी टेक्निक प्रोबेबिलिटी है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी है, बट वहां पे जाके क्योंकि हम रिवाइज ही नहीं करते इन चीजों को, ठीक है, तो जब वहां पे एक्सटर्नल पूछता है ना, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन लगता है और वहां पे स्कॉलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी टेक्निक है या नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है। तो आपको पहले अपना प्रॉपर हर एक स्टेज में, जब भी आपकी प्रेजेंटेशन है, आप अपना इतना प्रिपेयर करके जाओ सैम्पलिंग वाला पार्ट, कि आपको प्रॉपर क्लियर हो कि आपने कौन सी सैम्पलिंग लगाई है, कौन से रिस्पॉन्डेंट्स चूज किए हैं, और वही रिस्पॉन्डेंट्स क्यों चूज किए हैं। आपके पास हर एक क्वेश्चन का वाई का आंसर होना चाहिए, राइट। तो यही होती है सैम्पलिंग। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।